बुमराह क्योंकि तीन ही मैच खेलने वाले तो वो तीन मैच कौन से होने चाहिए? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या फिर कोई और? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या चैंपियंस लीग T20 को वापस लाना चाहिए? क्या साई सुदर्शन को तीन पे खिलाना चाहिए? क्या करुण नायर के लिए जगह है? क्या हार्दिक पांड्या को टेस्ट खेलना चाहिए? फर्स्ट मैच के लिए क्या होनी चाहिए भारत की प्लेइंग 11? भैया, इट्स आपके सवाल मेरे जवाब, यानी कि हैशटैग आपकी वाणी का हो गया है समय। पर्सनली मैं बहुत बड़ा फैन हूं चैंपियंस लीग T20 का। मुझे लगता है कि समय से कुछ पहले हो गई थी। आई थिंक द वर्ल्ड वाजंट रेडी। थोड़ा सा ज़्यादा अर्ली हम उसमें वी डाइव्ड इनटू दिस टूर्नामेंट। पर मुझे तो लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, जहां पर विश्व भर की अलग अलग T20 लीग्स को अगर आप देखें, उनके चैंपियंस को आप लीजिए और उनकी एक आप लीग करा दीजिए, जिसमें IPL हो, BBL हो, CPL हो, फिर 100 हो, देन देयर इज SA20। बहुत मज़ा आने वाला है। अब तो MLC भी होती है। सो देर आर क्वाइट अ फ्यू फैंटास्टिक लीग्स हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चैंपियंस लीग को वापस लाना चाहिए। आई थिंक जो फ्लॉ थी पिछली बार वो ये थी कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है क्रिकेट की इकोनॉमी ऑन दी IPL टीम्स, जो कि सही है। पर उनके पक्ष में बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड नियम बने हुए थे कि आप ही सारे खिलाड़ियों को रख सकते हैं। अगर आपका खिलाड़ी से KKR पहुंचती है और KKR का एक खिलाड़ी जो है वो बिग बैश लीग के फाइनल में भी खेला है, तो फिर पहला जो हक था वो कोलकाता को दिया जा रहा था और यू कुड एक्चुअली बाई योर प्लेयर्स, कि मैं बिग बैश का प्लेयर को खरीद सकता हूँ, उसको मैं बिग बैश की लीग को, वो जो टीम है मान लीजिए पर्थ स्कॉचर्स, उनको पैसे देता हूँ और उनके खिलाड़ी को मैं KKR के लिए खिला लेता हूँ। तो पैसे के लेन देन के चक्कर में हुआ ये कि सिर्फ IPL की टीम जो थी वो तो बहुत सशक्त हो गई और बाकी सभी टीम जो थी वो थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर नजर आई। तो वहाँ ज़रूर कुछ फ्लॉज थे, पर एज अ टूर्नामेंट या मतलब उस सोच के हिसाब से अगर आप देखते हैं, आई थिंक चैंपियंस लीग को वापस लाना चाहिए, क्योंकि अब इतनी T20 अगर विश्व भर में हो रही है तो उसका अल्टीमेट चैंपियन कौन है वो हर साल हमें पता लगना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे उतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट आई डोंट थिंक दैट शुड मैटर। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिल से लगता है कि चैंपियंस लीग के लिए इस विश्व में अब जगह अच्छे से बन चुकी है। ये कहा जरूर है कि बुमराह 3 मैचेस खेलेंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं कि पहला, तीसरा और पांचवा खेलें। ऑफ कोर्स 2 ऐसे मैदान है जहां पे स्पिन के लिए ज़्यादा मदद होती है। एक है बर्मिंघम, दूसरा है ओवल का मैदान। बाकी 3 मैदानों पर शायद आपको फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा आवश्यकता हो, पर ये तो नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं मैदानों पर खेलना चाहेंगे जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचें, तो वहाँ पर जहाँ मदद ज़्यादा है वहाँ तो शायद बाकी भी काम कर लेंगे। बर्मिंघम और ओवल में लगेगी जसप्रीत बुमराह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। तो क्या वो वाले मैचेस उनको चुनने चाहिए? आई थिंक केस बाय केस चलेगा यार। हर मैच में देखा जाएगा कि वर्कलोड कितना है। मान लीजिए मैच ही 3 दिन चला है और उन्होंने कुल टेस्ट मैच में डाले हैं 18 या 20 ओवर्स। अगर ऐसा होता है हेडिंगली में, तो फिर नेक्स्ट मैच भी उनको खेलना चाहिए। वो मैच कहाँ है, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। बॉडी का वर्कलोड और बॉडी का रिस्पॉन्स, आई थिंक ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए और होने वाली हैं, जहां पर आप डिसाइड करें कि बुमराह को कब खिलाना है और कितने मैचेस वो किस तरीके से खिलाना है। सी वी में वांट हिम टू प्ले ऑल 5 गेम्स, और हो सकता है कि वो 3 से ज़्यादा भी खेल जाएं अगर वर्कलोड जो है वो ज़्यादा नहीं रहा। तो फिर लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि बुमराह का होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर कमी तो महसूस होती है, फिर थोड़ी सी गेंदबाजी कमज़ोर भी होती है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। ध्रुव जुरेल साई सुदर्शन की जगह, आई डोंट थिंक एक्चुअली ये कंपैरिजन भी सही होगा, क्योंकि एक जगह के लिए वो ऑडिशन ही नहीं दे रहे हैं। ध्रुव जुरेल जो है वो 5 या 6 नंबर का बल्लेबाज है, उनको 3 पे तो आप खेलते हुए देखेंगे नहीं। और साई सुदर्शन अगर खेलते हैं तो 3 नंबर पे खेलते हुए नजर आएंगे। आई थिंक जो चॉइस होगी वो होगी अभिमन्यु ईश्वरन स्लैश साई सुदर्शन। ऐसा लग रहा है कि साई सुदर्शन उस रेस में थोड़ा सा आगे हैं, पर ध्रुव जुरेल अगर खेलते हैं तो आई थिंक उनका कंपटीशन जो होगा वो करुण नायर के साथ कॉन्टेस्ट में है कि नंबर 6 पर कौन खेलेगा। 4 पे हो सकता है शुभमन गिल हो, 5 पे हो सकता है ऋषभ पंत हो, तो 6 पे कौन नजर आएगा? वो करुण नायर भी हो सकते हैं, वो ध्रुव जुरेल भी हो सकते हैं। और वैसे आपकी बात सही है कि अगर बहुत सारे आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ऑलरेडी डेब्यू हो चुका है, 4-5 मैच खेल चुके हैं, सो व्हाई गो फॉर अनदर डेब्यूटेंट? वैसे ही ये थोड़ी सी अनुभवहीन बल्लेबाजी लग रही है। आई गेट योर पॉइंट, पर आई डोंट थिंक कि ध्रुव जुरेल और करुण नायर के बीच में से चॉइस है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि करुण को आप 3 पे खिला लो। आई मीन दैट्स
अनदर थियोरी, अनदर सोच, या फिर शुभमन 3 पे खेल जाएं, क्योंकि ऐसा कहा तो नहीं है शुभमन ने कि मैं 4 पे खेलूंगा, क्योंकि अब विराट कोहली की जगह खाली हुई है। अगर शुभमन 3 पे खेल रहे हैं, करुण 4 पे खेले, और 6 नंबर पे फिर आपको ध्रुव जुरैल भी दिख सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो एक ऑल्टरनेट 11 अगर हम बनाते हैं जिसमें शुभमन इज बैटिंग एट 3, तो वहां पे करुण नायर और ध्रुव जुरैल दोनों खेलते हुए नजर भी आ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। पर अगर 3 नंबर पे ही किसी को ऑडिशन होना है, तो वो जो टॉसअप होगा वो साई सुदर्शन, करुण नायर, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि करुण नायर को भारतीय टीम शायद 3 नंबर के रूप में नहीं देख रही, वो देख रही है कि नीचे बैटिंग वो करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता कि शुभमन गिल कहां बैटिंग करेंगे, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन। क्या विराट कोहली सचिन पाजी के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? क्या 100 शतक बन सकते हैं? जब आपने 2 फॉर्मेट्स को अलविदा कह दिया है तो फिर ये काम बहुत कठिन है। मैं तो थोड़ा हैरान हूँ कि इतनी जल्दी क्यों कह दिया है, क्योंकि 36 वर्षीय हैं, बहुत फिट हैं, और ऐसा भी नहीं कि बैट से बॉल ना लग रही हो, पर जब डिसाइड किया कि मुझे खेलना ही नहीं है 2 फॉर्मेट्स, तो फिर वनडे तो उतने होते नहीं हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली, अनलेस ही रिवोक्स हिज रिटायरमेंट, टेस्ट रिटायरमेंट, वापस आ जाएं और खेलने लग जाएं, इट वोंट बी अ बैड थिंग अगर आने का उनका मन करे तो। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर ऐसे ही सब कुछ, इफ ऑल थिंग्स रिमेन द सेम, देन मुझे लगता है कि शायद वो नहीं पहुंच पाएंगे सचिन पाजी के रिकॉर्ड तक। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है कि क्या करना चाहिए। प्रॉपर फास्ट बॉलर्स खिलाइए, फिर एक साथ में रविंद्र जाडेजा को रखिए, क्या इस रणनीति के साथ भारतीय टीम उतर सकती है? सिबॉर्ड गावस्कर ट्रॉफी से हमें एक सीख मिली कि अगर आप बैटिंग से थोड़े ऑब्सेस हो जाते हैं, आप उन बल्लेबाजों को खिलाते हैं जो गेंदबाजी कर सकते हो, गेंदबाज का चयन भी आप ये सोच से करते हैं कि यार ये बैटिंग तो कर लेता है, देन यू आर जस्ट गोइंग डाउन द रॉन्ग पाथ। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर मिनिमम, और चौथा फास्ट बॉलर ज़रूर हो सकता है शार्दुल ठाकुर, अगर आपका मन करे, और फिर 5वें गेंदबाज के रूप में आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी भी हो सकते हैं, रविंद्र जाडेजा भी 6ठे गेंदबाज के रूप में। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, पर बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है, बॉलिंग के अंदर बहुत सारे विकल्प हैं। एक वो तरीका हो सकता है, या फिर आप एक उस राह पे चले जहाँ पे 6 नंबर पे आप करुण नायर को रखें, 7 पे आप रखें रविंद्र जाडेजा को, एंड देन गो विथ 4 फास्ट बॉलर्स। ये एक और सोच हो सकती है जिसमें 4 फास्ट बॉलर्स में से शार्दुल ठाकुर नहीं है, आप गए हैं पूरे प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर्स की तरफ। एक सोच हो सकती है, पर ये देखने योग्य बात होगी कि शुभमन गिल की अगुवाई में ये एरा किस तरीके से चलता है, क्योंकि जब आपकी बैटिंग में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस कम होता है ना, तो ये टेम्पटेशन आती है अंदर से कि एक बैटर और खिला लेते हैं यार, थोड़ा सा बैटिंग में गहराई लाते हैं, क्योंकि रन उतने नहीं बन रहे हैं। तो ये हेडिंगली का मैच ये बहुत ज़्यादा निर्धारित कर देगा कि हमारा आगे वाला प्रोसेस क्या रहेगी, हमारा थॉट कहाँ किस दिशा में जाएगी। सो ये देखने योग्य बात होगी कि हम 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स खिला सकते हैं। बर्मिंघम और ओवल में तो मैं सोच रहा हूँ कि कुलदीप यादव को पक्का खिलाइए, और 2 स्पिनर्स के साथ आप भी उतर सकते हैं जिसमें जाडेजा भी हों और कुलदीप यादव भी हों, और फिर आप प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर्स, एंड दैट्स अबाउट इट। पर क्या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हेडिंगली में उतरेगा भारत? वाओ, इट विल बी अ ब्रेव कॉल, पर बात में दम है। जब सफलता मिली थी तो इसी टेम्पलेट के साथ मिली थी अंडर विराट कोहली, मतलब जब सोच उस तरीके से जाती है तो मे बी दैट्स द राइट वे टू गो। बात तो बिल्कुल सही है कि सरफराज खान ने गलत किया क्या है। इनफैक्ट अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं किया है। जो एक मैच वो खेले भी उसमें उन्होंने 90 के करीब रन्स बनाए थे, 90 से ऊपर बनाए थे, एक्चुअली 100 नहीं बन पाया, पर रन्स तो बनाए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट मैच होता है, आप उनको खिलाते नहीं है, उनको बाहर छोड़ देते हैं, और टेस्ट टीम का हिस्सा वो है नहीं। अभी तक वो फेल इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में हुए नहीं है, पर आपने उनको मौका दिया नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपके जहन में ये बात हो कि यार मुझे इसकी टेक्निक में, इसके खेलने के अंदाज में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लगता है कि शायद ये वहाँ जाके रन्स नहीं बना पाएगा, तो फिर देन यू हैव टू टेक अ कॉल एंड जस्ट टेक अ कॉल। फिर आप उनको वो इंडिया ए के साथ में मत भेजो, क्योंकि आपने सोच लिया ना, आपने मन बना लिया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो रन बना सकते हैं, तो हम ना उनको इंडिया ए के तौर पे भी भेजते हैं, तो फिर टेस्ट टीम में भी रखो यार, अभी तक क्या ही गलत किया है। बेंगलुरु में उन्होंने 100 बनाया था, 150 बनाया था एक्चुअली। उसके बाद ऑफकोर्स घर में 2 मैच में रन्स नहीं बने थे, पर वो तो किसी के भी नहीं बने थे। ऑस्ट्रेलिया में वो एक भी मैच नहीं खेले, और नहीं खेले तो छोड़िए, वो कॉन्वर्जेशन का हिस्सा भी नहीं थे कि वो खेलने वाले हैं। तो ऐसे में आप ये सोच के चलते हैं कि थोड़ा सा गलत तो हो रहा है उनके साथ। व्हाट हैज़ ही डन रॉन्ग? मे बी एब्सोल्युटली नथिंग, पर 11 में उनकी जगह नहीं बन पा रही है, इनफैक्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं बन पा रही है, विच इज़ अ लिटिल सैड। इफ़ योर नेम इज़ सरफराज खान, या फिर आप उनके रिलेटिव हैं या उनसे प्यार करते हैं, उनके फ़ैन हैं, तो फिर यू फील अ लिटिल हार्ड डन बाय, एंड दैट इज़ टोटली अंडरस्टूड। ये सवाल ऐसे बहुत बढ़िया है कि करुण नायर या फिर साई सुदर्शन, और अभी तक हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, सब ने ये मान के चल लिया है कि भाई शुभमन तो 3 पे खेलेगा ही नहीं, 4 पे ही खेलेगा यार।
हालांकि शुभमन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग देयर इज नो न्यूज एज सच, देयर इज नो अपडेट, देयर इज नो कंफर्मेशन। पर हमने अपने मन में बना लिया कि ये तो 4 पे ही खेलना चाहेंगे क्योंकि 4 पे विराट कोहली की जगह खाली हुई है। आई फील कि वो 4 पे खेलेंगे, पर देयर इज नो गारंटी सर। अगर शुभमन गिल कहते हैं मुझे 3 पे खेलना है, क्योंकि मैं तो 3 पे ही खेल रहा था, हम कप्तान बना दिया तो इसका मतलब थोड़ा ना कि मेरा बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा। थर्ड इज और नंबर 3 इज माई प्रेफर्ड स्पॉट, दैट इज वेयर आई वांट टू बी, दैट ही ऑफ कोर्स हैज द राइट टू बी देयर। फिर 4 नंबर पे मुझे लगता है करुण नायर विल बी बेटर सूटेड। 4 पे करुण, 5 पे पंत, 6 पे आप अब देखिए नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना है या फिर ध्रुव जुरेल को आप खिला सकते हैं, क्योंकि उस नंबर पे साई सुदर्शन नहीं। साई सुदर्शन मुझे ऐसा लग रहा है 3 नंबर पे खेलते हुए मुझे थोड़ा सा, अगर मैन टू मैन मार्किंग करें 3 नंबर पे ही सोचें तो साई सुदर्शन शायद करुण नायर से आगे होंगे, फॉर अ सिंपल रीजन कि उनके खेलने का अंदाज ऐसा मतलब ऐसे इंप्रेशन देता है कि वो गेंद को छोड़ते होंगे, पास तक के खेलते हैं। ही माइट बी बेटर सूटेड। हालांकि करुण नायर ने जब 3 नंबर पे खेले 200 भी बनाए, वो साइड गेम जो था इंग्लैंड लायंस के सामने, तो वो सोच ज़रूर हो सकती है, बट करुण नायर इज मोर लाइक अ 4-5 काइंड ऑफ बैटर, और जो 4-5 पे खेलता है उसको 6 पे आप वैसे ही थोड़ा सा आराम से धकेल सकते हैं, वहाँ उनको एडजस्ट कर सकते हैं। सो हो सकता है कि जो पहले मैच में 11 रहे वो कुछ इस प्रकार की हो। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर। नंबर 7 पे अगर 6 पे करुण खेल रहे हैं, मैं नंबर 7 पे खिलाऊंगा रविंद्र जाडेजा को। उसके बाद मैं 4 बॉलर्स के साथ उतरना चाहूँगा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, और चौथे गेंदबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर विल बी अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन, वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन। वरना फिर अर्शदीप को आप खिला लो और फिर देन यू गो फॉर द जगुलर। विल इंडिया गो डाउन दैट रूट? रिमेन्स टू बी सीन। हार्दिक पांड्या अगर टेस्ट क्रिकेट खेलें तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते थे। जब खेले तो बहुत अच्छा भी खेले थे, पर आई थिंक उनके शरीर ने जवाब दे दिया और उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया कि ये फॉर्मेट मेरे लिए है ही नहीं। और जब खिलाड़ी ने सोच लिया तो फिर यू एंड आई, मतलब मेरे और आपके सोचने से क्या ही होता है। आई थिंक हार्दिक पांड्या इज़ नॉट कंसिडरिंग टेस्ट क्रिकेट एज वन ऑफ द ऑप्शंस जो वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इट्स नॉट अबाउट कि भारत को क्या चाहिए, खिलाड़ी को भी क्या चाहिए ये भी तो सोचना पड़ेगा। और खिलाड़ी को अगर लगता है कि ये फॉर्मेट मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट फिट फॉर इट, मेरी शरीर साथ नहीं देता है एंड ऑल ऑफ दैट, देन यू विल हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड मूव ऑन। और जितना बड़ा हमारा देश और जितने सारे लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आपको ये मान के चलना होगा कि यू हैव अदर ऑप्शंस, तो ढूंढिए, मिल जाएंगी। हार्दिक पांड्या नहीं है, होते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो देन यार सो बी इट यार, उनका निर्णय है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। पैट कमिंस ऑफ कोर्स मॉडर्न डे अगर टेस्ट कैप्टन्स की बात करें, वन ऑफ द फाइनेस्ट यार। जिस तरीके से वो गेम को चलाते हैं, गेम को कंट्रोल करते हैं। बॉलर कप्तान है पर कभी अपने आप को ओवर बॉल नहीं करते, कभी अंडर बॉल भी नहीं करते, गेम की पल्स को समझते हैं, पूरी तरह से फिट रहते हैं, बाहर नहीं जाते, और इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ही इज़ नेवर फ्लस्टर्ड। मतलब पैट कमिंस, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आपका सवाल में ही जवाब छुपा है कि क्या वो सबसे बेहतरीन कप्तान हैं। आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट में ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट यार। यू विल हैव टू एडमिट कि जिस तरीके से टीम को आगे लेकर जाते हैं, महत्वपूर्ण समय पे महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं, वो कहते हैं ना मुट्ठी की तरह टीम को इकट्ठा भी रखते हैं। यू विल हैव टू से दैट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, मैं पारस खाड़का का पढ़ रहा था एक वो ट्वीट, ही वाज वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, गुड डेज फॉर नेपाल एंड दैट्स व्हाट यू वांट, मोर टेस्ट टीम्स टू गो देयर एंड प्ले, क्योंकि वहाँ ना माहौल बड़ा ज़बरदस्त है भैया। इनको आपस में खेलना ज़रूरी है। नेपाल के लिए अच्छा क्रिकेट ऐसे ही खेलते रहना बहुत ज़रूरी है। एंड आई रियली होप दैट इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ अ फैंटास्टिक जर्नी। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग।